हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें क्वांट सेक्शन में आए हुए क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने एक डीआई डिस्कस की थी। उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ राम एज टू राहुल एज। हमें राम एज एंड राहुल एज में रेशियो फाइंड करना है और हमें यहाँ पर देखिए डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट में किस टाइप का डाटा दिया है, राम एज इज इक्वल टू द आलोक एज। हमें देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, जो राम की एज है ना वो क्या है, आलोक की एज के इक्वल है। ठीक है, तो राम की एंड आलोक की एज क्या है, इक्वल है, जिसे मैं क्या मान लेती हूँ, एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या दी है, आलोक एज इज 2 ईयर लेस देन द राहुल एज। आलोक की जो एज है वो 2 ईयर लेस देन है राहुल से। ठीक है, तो पॉइंट समझना, राहुल की एज और आलोक की एज 2 ईयर लेस देन है, तो राहुल की एज के रिस्पेक्ट में आलोक की हम एज्यूम कर चुके हैं, तो राहुल की एज उसके से क्या होगी, 2 ईयर मोर होगी, तो यानी x+2 हो जाएगा। तो ये हमारा अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में ही जो हमें डाटा दिया है हम उसको नोट करें। देन नेक्स्ट लाइन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द राहुल एज एंड अजीत एज। राहुल एंड अजीत की जो एज है उसमें रेशियो हमें दिया है कितना, तो उसमें हमें रेशियो दिया है 9 रेशियो। ठीक है, तो हम यहाँ से राहुल एंड अजीत की जो एज है उसमें रेशियो है 9 रेशियो 1 और राहुल की एज हमारे पास क्या है, x+2। ठीक है, और अजीत की एज में क्या मान लेती हूँ, y। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8/9 x+2। तो ये अभी हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट का डाटा है। क्या इससे हम राम की एज और राहुल की एज में रेशियो फाइंड कर सकते हैं। राम की एज इज x एंड राहुल की एज इज x+2, तो इससे हम रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट का डाटा पिक करते हैं, जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट के डाटा से हम फाइनली आंसर नहीं फाइंड कर सकती। तो देखिए सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, सम ऑफ द राम एंड आलोक एज। राम और आलोक की एज का जो सम है इज 1 ईयर लेस देन, 1 ईयर लेस देन है किससे, सम ऑफ द राहुल एज एंड अजीत एज। हमें यहाँ पे कंडीशन दी है किसकी एज का है सम, तो राहुल एंड आलोक। राहुल की एज भी x है और आलोक की भी। ठीक है, तो राम एंड आलोक, राम की एज भी x है एंड आलोक की एज भी x है, तो इनकी एज का जो सम है, राम की एज कितनी है x और आलोक की भी x है। ठीक है, वो क्या है, किसके इक्विवेलेंट है, वो 1 ईयर लेस देन है किससे, राहुल एज। राहुल की एज कितनी है, x+2। ठीक है, एंड अजीत की एज हमारे पास कितनी है, 8/9 x+2। ठीक है, इससे 1 ईयर लेस है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो इसमें से 1 ईयर लेस कर दूं। ठीक है, इसमें से क्या कर दूं, 1 ईयर लेस कर दूं। इज 1 ईयर लेस देन दी, ठीक है, क्या है, 1 ईयर लेस है। अगर मैं राहुल एंड अजीत की एज में से 1 ईयर लेस कर दूं तो वो राम और आलोक की एज के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन होगी, तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x। ठीक है, 2x आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, x+2। ठीक है, इसे भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x एंड प्लस में 8/9x। ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास आ गई है 2 प्लस में 2 इंटू में 8 इज 16/9 -1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, चाहे सारी वैल्यू हम क्या है इधर ले आएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, राइट साइड में x माइनस में, ये x इसमें 2x से माइनस होगा तो x रह जाएगा, x माइनस 8/9x। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, 2 - 1, 2 - 1 इज 1 एंड 1 प्लस में 16/9, 1 प्लस में 16/9, 9 + 16 इज 25/9। ठीक है, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से आपके पास ये क्या आएगा, x/9। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू 9 से 9 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। x की वैल्यू 25 आ गई। तो अब हमें देखिए रेशियो बताना है, दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से। फर्स्ट स्टेटमेंट में भी जितना डाटा दिया था और हमने सेकंड की में जो कंडीशन दी थी दोनों को यूज किया, तब हमारे पास x की वैल्यू आई। अब हमें राहुल और राम और राहुल की एज में रेशियो बताना है। राम की एज क्या है, x, और x की वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, एंड राहुल की एज कितनी है, तो राहुल की एज हमारे पास x+2, x+2 इज 25 + 2 इज 27। तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो रेशियो इज 25:27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा होगा
सेकेंड वाला, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकेंड बोथ आर रिक्वायर्ड टू द आंसर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक इज 3:4। पाइप ए एंड बी जो टैंक को फिल करने में टाइम लेती है ना, उस टाइम में रेशियो दिया है 3:4, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, ए टेक टी आवर्स टू फिल द टैंक। ए जो टाइम लेती है ना वो टी आवर्स लेती है, ठीक है। एंड सी टेक T+4 आवर्स, और जो सी है ना वो ड्रेन पाइप है, ठीक है, और वो कितना टाइम लेती है T+4। नेक्स्ट लाइन है, इफ ऑल द पाइप ओपन टुगेदर 10 AM एंड फिल द एंड गेट फिल्ड 5 PM। अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है ना, ए बी एंड माइनस का सी, तो टैंक कितना है 10 AM पे ओपन किया जाता है और 5 PM पे, यानी फाइनली 10 to 12 is 2 hours and 5 is 7 hours में। 7 hours में टैंक क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू एम्प्टी द टैंक। हमें ये फाइंड करना है सी अकेले कितने टाइम में एम्प्टी करेगा। इफ इट इज नोन दैट सी वॉज क्लोज इन बिटवीन गिवन ड्यूरेशन, सी को अगर हम जानते हैं कि इस ड्यूरेशन के बीच में बंद किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन की कंडीशन, पहले पॉइंट समझना क्या है। A can fill 7/9 of the tank in 12 hours। तो यहाँ से मैं T की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। 7/9 पार्ट वो 12 आवर्स में फिल करता है, तो टोटल टैंक कितने में करेगा, 7 इंटू में 12 इंटू में, जिसमें से 7 पार्ट करने में 12, तो 9 पार्ट करने में 9/7। तो यहां से ये मेरे पास क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू। पूरा क्वेश्चन फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, टी की वैल्यू। तो टी की वैल्यू से रेशियो हमारे पास है ए एंड बी का, और यहाँ से टी की वैल्यू मैं अगर सी में पुट करूं तो फिर यहाँ से सी का टाइम आ जाएगा। तो फिर फाइनली हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी फर्स्ट अगर स्टेटमेंट का यूज करती हूँ मैं, तो यहाँ से मेरे पास टी की वैल्यू आती है, और टी से T+4 और यहाँ से 3:4 है, तो इससे हम फाइनली डाटा फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती डाटा सफिशिएंसी में, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मैं अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करती हूँ, तो यहाँ पर देखिए ए एंड बी मिलकर किसी टैंक को कितने टाइम में फिल करते हैं, 7/8 पार्ट इज 3 आवर्स। हमें उसकी टाइम ड्यूरेशन का रेशियो दिया है, तो हम 3T एंड 4T ले सकते हैं, और टोटल टाइम यहां से हम फाइंड कर सकते हैं कितना होगा। तो देखिए 3/7 इंटू में 8, 24/7, और ये टोटल टाइम है दोनों का कंबाइंड, और इसके रिस्पेक्ट में भी हम कहीं ना कहीं टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इससे जब हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहां से हम फिर T+4 भी फाइंड कर सकते हैं, और फाइनली कैलकुलेट करके आंसर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट पे अगर अकेले यूज किया जाए तो भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, और सेकंड से भी। तो यानी आंसर क्या आएगा, इधर फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इन्वेस्ट इन ए स्कीम ए एट ए रेट ऑफ R% कंपाउंडेड एनुअली फॉर T ईयर। हमें यहाँ पर देखिए क्या बताया, ए ने ₹A इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और किस रेट से, R रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और कितने टाइम के लिए, टी की वैल्यू भी टी। प्रिंसिपल भी वेरिएबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरिएबल, टाइम भी वेरिएबल। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया, बी इन्वेस्ट एक्स प्लस, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, x+1,000 फॉर T+2 ईयर, एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एंड गेट 44% मोर देन E, और 44% मोर गेट करता है किससे, तो पॉइंट समझना। अगर हम यहाँ से वैल्यू की बात करें तो क्या हम इसमें डाटा रखें, हमारे पास इनिशियली कुछ डाटा था नहीं, तो हम कुछ फाइंड कर सकते हैं नहीं। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया, दी इन्वेस्ट टी, ठीक है, एंड गेट 3,456 एज ए अमाउंट। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, आपके पास इनिशियली भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी की वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू, किसी की वैल्यू नहीं थी, और बी में भी आपके पास अगर देखिए तो यहाँ पे भी सारा डाटा वेरिएबल की फॉर्म में, और सेकंड स्टेटमेंट में भी देखिए तो सब कुछ डाटा आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में है, सिर्फ एक 3,456 एज ए अमाउंट, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आर की वैल्यू नहीं है, टी की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या फाइंड कर सकते, कुछ भी नहीं, कुछ भी रिलेट नहीं कर सकते। तो यानी आंसर इज, तो फाइनली हम दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से इसका कोई भी आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, नीदर फर्स्ट एंड नो सेकंड। ऐसा नहीं है कि आप नन ऑफ दीज दें, नन ऑफ दीज इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम आंसर नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय इन्वेस्टेड 25,000 पार्शियली इन ए स्कीम ऑफ ए offering 10% compound interest and compounding annually, and rest in scheme B offering 11% simple interest per annum. Find the amount invested in scheme A. देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, विजय ने 25,000 ठीक है पार्शियली इन स्कीम ए, कुछ इस 25,000 में से कुछ अमाउंट क्या है स्कीम ए में उसने इन्वेस्ट किया है 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से, एंड रेस्ट ऑफ द स्कीम बी में 11% सिंपल इंटरेस्ट से. The difference between the interest earned from a scheme A and the scheme B after 3 years is 380. तो देखिए हमारे पास अगर स्कीम ए में इन्वेस्ट x रुपीज किया जा रहा है तो बी में कितना होगा 25,000. अब 3 ईयर का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे. 10% के अकॉर्डिंग डायरेक्टली यहाँ पर हम 3 ईयर का कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी इफेक्टिव रेट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो वो कितना होगा 133.1%. तो ये हमारे पास फाइनली अमाउंट आएगा. इसका डिफरेंस और इसमें से 11% के अकॉर्डिंग 33%. ये इनका डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास वो डिफरेंस 318 के इक्वल है. तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम क्या है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू को क्या क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय विजय आफ्टर 2 ईयर इज 5,003. तो अगर 2 ईयर का इंटरेस्ट दिया तो हम 2 ईयर के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं. तो यानी अगर हम देखें तो उसमें भी सेम होगा 2 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बेस. तो दोनों स्टेटमेंट का अलग अलग यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या आंसर होगा, इधर फर्स्ट एंड और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट का. ठीक है, बट सिर्फ एक की भी रिक्वायरमेंट, तो सिर्फ अकेले एक हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इधर फर्स्ट अलोन फर्स्ट ए एंड अलोन सेकंड इज सफिशिएंट टू द आंसर. चेक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, परसेंटेज एवरेज एज ऑफ आयुष भारत एंड चरण एंड दीपक इज 27 years. 4 पर्सन है, इनकी एवरेज एज हमें प्रेजेंट एज एवरेज एज 27. टोटल एज हम यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, 27 इंटू में 4. ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 108. ये मत क्लियर है. नेक्स्ट लाइन देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया है, आयुष चरण एंड दीपक की एज. अब हमारे पास यहाँ पे आयुष चरण एंड दीपक की एवरेज एज कितनी दी है, प्रेजेंट एवरेज एज 28. ठीक है, तो यहाँ से मैं इनकी एज का सम फाइंड कर सकती हूँ. ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 30 इंटू 3 इज 90. 90 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 80. अब देखिए आपके पास आयुष भारत चरण एंड दीपक इनकी एज का टोटल 108 है, जिसमें से आयुष चरण एंड दीपक की एज ये है. तो यहाँ से हम भारत की एज फाइंड कर सकते हैं. हमें क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज ऑफ चरण. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन दी भारत एंड चरण. भारत एंड चरण की एज का डिफरेंस कितना है, तो बी माइनस सी की वैल्यू 3. तो यहाँ से बी की वैल्यू जब आप फाइंड कर लेंगे तो वो यहाँ पुट कर देंगे, तो आप चरण की वैल्यू एज फाइंड कर लेंगे. तो स्टेटमेंट फर्स्ट की हेल्प से हम इजिली फाइंड कर सकते हैं चरण. ये बात क्लियर हो रही है, क्या है कि वो मैटर नहीं करता. ठीक है, हमें ये पता है कि यहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और बी से हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया, डाटा सफिशिएंसी में कंप्लीट क्वेश्चन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना. हमें हमेशा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि इसके स्टेटमेंट की हेल्प से हमारा आंसर आएगा या नहीं. नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, द प्रेजेंट एज ऑफ भारत सेकेंड स्टेटमेंट में चरण एंड इज 24. एवरेज एज देखिए तो यहाँ से मैं सम फाइंड कर सकती हूँ. ठीक है, 24 इंटू में 3 is 70. तो यहाँ से मेरे पास किसकी एज आ जाएगी 8. ठीक है, क्योंकि हमारे पास आयुष भरत चरण एंड दीपक की इसका टोटल 108 एंड इनकी तीनों की 72. तो हम यहाँ से आयुष की फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट लाइन क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन दी आयुष एंड चरण. आयुष एंड चरण की एज का डिफरेंस, आयुष की एज में यहाँ से यहाँ पुट करूंगी तो मेरे पास चरण की सेकेंड स्टेटमेंट की हेल्प से भी मैं, तो दोनों अलग अलग. तो यहाँ पे भी इधर वाला केस आएगा आपके पास, इधर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड ओनली एंड इधर सेकेंड स्टेटमेंट. ठीक है, तो सफिशिएंटली आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द रूम इज 10 मीटर. व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम. हमें हाइट फाइंड करनी है, लेंथ हमें 10 मीटर.
अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग वॉल ऑफ ए रूम एट ए रेट ऑफ 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज 60। हमारे पास अगर रूम की 4 वॉल्स को पेंट कराने की बात ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास 4 वॉल्स हैं उनका एरिया। ठीक है, तो अगर मैं एक वॉल का एरिया कहूँ आपके पास, तो वो आपके पास क्या होगा, L इंटू में H, और यही अगर इसके जस्ट सामने वाली तो 2L इंटू H। ऐसे सिमिलर अगर हम बात करें 2L इंटू B इंटू में H। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं देखूं तो 2H और L प्लस B आता है, तो इसके हेल्प ये किसके इक्विवेलेंट होगा, आपके पास उसका एरिया, और एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए टोटल कॉस्ट ये 6400 और पर स्क्वायर की कितनी है। ठीक है, इसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए 100 से 64 इंटू में, तो कितना आपके पास एरिया आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 इंटू 4 इज 16 एंड 24 तो 256 बट ये आपके पास इन 4 वॉल्स का एरिया है। बट पॉइंट समझना, इसमें सिर्फ आपके पास एल की वैल्यू, बी और एच की तो नहीं, और यहाँ से 2 वेरिएबल जब मिसिंग हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से कभी हम आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं एल की वैल्यू यहाँ 10 पुट भी कर देती हूँ तो बी की वैल्यू भी मिसिंग है, तो बी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, बी की और एच की 2 वेरिएबल तो नहीं फाइंड कर सकते। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात, द कॉस्ट ऑफ द कारपेटिंग, ठीक है, the floor at a rate of 140 रुपीज पर मीटर एंड किससे 8400। तो यहाँ पर देखिए कारपेट की अगर हम बात करें तो वो आपके पास क्या होता है, एल इंटू, ठीक है, और वो कितना दिया है 8400 अपॉन 140। यहाँ से आपके पास एल इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 60, तो बी की वैल्यू 60 आ गई। अगर मैं यहाँ बी की वैल्यू पुट करती हूँ, एल की वैल्यू पुट करती हूँ, तो यहाँ से हम एच की वैल्यू, पर कब, जब हम इन दोनों को कंबाइन, हमें हाइट तब हम फाइंड कर सकते हैं, तो यानी बोथ स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 5 है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर टुगेदर नॉट सफिशिएंट है, अच्छा ये सफिशिएंट, तो ये ऑप्शन नंबर 3, ये नॉट सफिशिएंट है, 5th ऑप्शन इज नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट के लिए ऑप्शन नंबर 3, दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। ये बी की वैल्यू 60 है, एल की वैल्यू 10 है, आप यहाँ पुट कर देंगे तो आप यहाँ से एच की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया, इफ बैग कंटेन ग्रीन, रेड एंड व्हाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बैग। हमें यहाँ पर क्या बताना है, रेड बॉल्स बताना है। एक बैग है जिसमें ग्रीन, रेड एंड व्हाइट बॉल, अब बैग कंटेन x+2 ग्रीन बॉल, ठीक है, x+4 रेड बॉल एंड x+6 इज व्हाइट बॉल and the probability of the red ball, ठीक है, from the bag is 1/3। देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस बैग में रेड बॉल कितनी है x+, और टोटल बॉल्स कितनी है, तो x+4, x+2, x+4 एंड x+6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3x+2, और इसकी प्रोबेबिलिटी ये हमारे पास क्या किसकी होगी, रेड बॉल ड्रॉ करने की, क्योंकि रेड में से ड्रॉ होगी, तो वो कितनी है x+4 में से, और टोटल कितनी है 3x प्लस में आपके पास 12, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 1/3। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, x की, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x से हम रेड बॉल फाइंड कर लेंगे बैग में कितनी। क्लियर है, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से यानी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट, ए बैग कंटेन 42 बॉल्स विद द नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड व्हाइट बॉल इन ए रेशियो 7:8। हमारे को बताया गया एक बैग है जिसमें टोटल 42 बॉल्स हैं, और जिसमें रेड टू व्हाइट बॉल का जो रेशियो है ना वो 7:8 है। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या दिया, जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ग्रीन बॉल इज 2/6। ग्रीन बॉल जो है उसे ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6। पॉइंट समझना, हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 2/7। 2/7 देखिए टोटल बॉल कितनी है 42, अगर मैं इसको इसी के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं तो ये कितना 42 टोटल बॉल्स होनी चाहिए, और यहाँ पर मिनिमाइज फॉर्म इज 7। ठीक है, इसे 42 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी 6 से यानी 12, यानी इससे क्या शो होता है कि आपकी ग्रीन बॉल, इसका मतलब कितनी है 6, तभी तो सॉरी 12, तभी तो इसमें से ड्रॉ हो रही है। ठीक है, और टोटल कितनी है आपके पास 42, तो रेस्ट ऑफ दी कौन सी रह जाएगी, व्हाइट प्लस में रेड।
और वो कितनी रह जाएगी 42 माइनस 12, तो आपके पास कितनी 30। ये 30 और किस रेशो में है, किस रेशो में है आपके पास वाइट टू, अगर हम सॉरी रेड टू वाइट की बात करें तो रेड टू वाइट का रेशो इज 7 रेशो। ठीक है, यानी 15 यूनिट इज 30 तो 7 यूनिट इज 5, तो यहाँ से मैं रेड बॉल फाइंड कर सकती हूँ। तो सेकंड स्टेटमेंट, सिर्फ ओनली सेकंड स्टेटमेंट से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि रेड बॉल बैग में कितनी। ठीक है, तो यानी इसमें भी इधर वाला केस आएगा आपके पास, कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड, इधर इन फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन एंड इन सेकंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।